दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम अपने पहले वीडियो में आपको अपने विषय में और अपने चैनल के मोटो के विषय में बताए थे, उसी क्रम में आज हम अपना तैयारी के संबंध में पहला वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। जैसे हम बताए थे कि हम राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे, तो उस राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम प्रस्तावना से शुरू करते हैं और उसके बाद प्रस्तावना से लगभग संविधान की शुरुआत करेंगे और फिर जितने भाग हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूची हैं और जो कुछ भी उसमें हैं हम आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाते रहेंगे। अभी हम एक लेक्चर के रूप में आपको बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे व्हाइट बोर्ड ऐप के माध्यम से हम आपको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, जिससे वीडियो लेंदी ना हो और कम समय में और छोटे वीडियो में जैसा हम बताएं आपको सामग्री पहुंच जाए। तो सबसे पहले आप जो है हमारा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम आते हैं अपने मूल बिंदु पर, बहुत इधर उधर में अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब आप बस ध्यान देकर थोड़ा सा 5-7 मिनट हमारी बात को ध्यान से सुन लेंगे तो प्रस्तावना आपका 100% फाइनल हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में जाएंगे आपको प्रस्तावना संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, जो हम बताए हैं वो भी, जो नहीं बताए हैं वो भी, इन प्रश्नों को जो हम बताए हैं उसमें से मिलाकर प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, प्रस्तावना भूमिका, इसको हम उद्देश्य का भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का मतलब है कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, उसका आदर्श क्या है, किन आदर्शों को ध्यान में रखकर हम प्रस्तावना संविधान बना रहे हैं। उन्हीं आदर्शों को, उन्हीं उद्देश्यों को भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में वर्णित किया गया है। प्रस्तावना मुख्य रूप से भारतीय संविधान का ही एक भाग है। अब लेकिन वह एक जो भारतीय संविधान के विभिन्न भाग हैं उससे अलग रखा गया है। यह एक आदर्श है जो संविधान निर्माण हुआ है, उसी का ही एक रूप है कि हम सारी कुछ बात को एक प्रस्तावना के रूप में रखते हैं। ये प्रस्तावना का अर्थ है। और सबसे पहले जैसे पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे जीएस का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का परीक्षा हो, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको जो महत्वपूर्ण डेट या इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर फोकस करते चलेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव के तहत जो है ये उद्देश्य का निर्माण हुआ। और जैसे कि हम भारत के लोग से प्रारंभ होकर हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए प्रस्तावना को वर्णन किया गया है। अंतिम में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यहाँ से समाप्त हुआ है। तो पूरी प्रस्तावना याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। पूरी प्रस्तावना हम आपको पढ़ नहीं रहे हैं, आपकी आवश्यकता होगी तो आप अपने बुक से याद करना चाहते हैं याद कर लें, लेकिन मुख्य रूप से जो उसमें प्रश्न बन रहे हैं उस पर हम फोकस करेंगे। पूरी प्रस्तावना यदि आप याद कर लेते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो आपको कभी कभी वो प्रश्न हल करने में समस्या होती है। और यदि हम प्रश्न पर फोकस किए रहेंगे तो प्रस्तावना नहीं भी याद है तो हम आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। अब मुख्य रूप से भारतीय प्रस्तावना आया कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यदि परीक्षा में पूछता है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो आप अमेरिका से, यदि उसमें आता है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है तो आप ऑस्ट्रेलिया से लगाएंगे। अब इसको हम प्रस्तावना को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं: संविधान के स्रोत, प्रस्तावना का स्वरूप और प्रस्तावना का उद्देश्य। 3 भाग अगर आप फोकस करते हैं तो आपको प्रस्तावना में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो हमारे वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रस्तावना का, संविधान का स्रोत, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग का मतलब है कि
हम भारत के लोग मतलब संपूर्ण जनता। संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये प्रस्तावना का स्वरूप है, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जहाँ यह 5 शब्द आया है, यह क्रमबद्ध तरीके से ही है। अगर आपको एक क्रमबद्धता याद रहेगी, सबसे पहले संपूर्ण प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतांत्रिक है, फिर गणराज्य है, तो आपको अगर प्रस्तावना से संबंधित कोटेशन भी दे देगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये क्रमबद्ध शब्द आपको याद रहेंगे। आगे प्रस्तावना का जो उद्देश्य है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व, इसको भी क्रमबद्ध तरीके से आप समझ लीजिए। अब जब आपको न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व क्रम से याद है तो अंतिम है 26 नवंबर 1949। अंत में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब ये तीनों शब्द जैसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, अगर तीनों आपको क्रम से याद हैं, कभी कभी पूछता है कि इसमें कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो दे देगा अंगीकृत, आत्मर्पित, अधिनियमित, अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मर्पित। तो इस तरह से आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन क्रम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित अगर याद है तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब आते हैं जो प्रस्तावना का स्वरूप है, जिसमें विभिन्न शब्द हैं, कभी कभी उनके अर्थ भी पूछ लेते हैं, जैसे संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब है कि संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब है कि भारत देश संपूर्ण प्रभु संपन्न है, मतलब प्रभुता संपन्न है, आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी दबाव की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब एक आंतरिक मामले हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मामले हो, चाहे घर के मामले हो, चाहे बाहर के मामले हो, भारत जो संविधान है, भारत के जो शासक हैं, वो अपने जो है निर्णय लेने में संपन्न हैं। समाजवादी शब्द जो आया है, देखिए कार्ल मार्क्स के समाजवाद से अलग है, हम उस समाजवाद से नहीं देखेंगे। यह समाजवाद का मतलब है कि सबको समता मिले, भाईचारे की भावना से एक समान अधिकार, समान व्यवस्था, सब समान रहें। समाजवाद मतलब है कि सब समान हों। पंथ निरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, जितने व्यक्ति हैं चाहे जिस धर्म का पालन कर सकते हैं, जिस धर्म के अनुसार अपने जीवन बिताना चाहते हैं बिता सकते हैं। किसी प्रकार का बाउंडेशन गवर्नमेंट या भारतीय संविधान की तरफ से नहीं है कि आप इसी धर्म को अपनाएं। लोकतांत्रिक जैसे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता का शासन, अब्राहम लिंकन ने बहुत स्पष्ट कहा है, लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, तो ये लोकतंत्र है, जनता का शासन है। हाँ, गणतंत्र गणराज्य जो है, इसको ध्यान देने का मतलब है गण मान लोग गणतंत्र या कहीं गणतंत्र मिलता है या कहीं गणराज्य मिलता है या कहीं लोग उसको गणतंत्र को जनतंत्र भी कहने लगते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर ये गणराज्य या गणतंत्र आता है तो इसका मतलब है कि भारतीय जो संविधान है उसके द्वारा वंशानुगत शासन पर रोक लगाई गई है। जो व्यक्ति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा वही जो है शासन करेगा, वही मुखिया होगा, वही हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा, जो संविधान के आदर्शों नियमों का संचालन करेगा। गणराज्य या गणतंत्र, गणराज्य के विषय में 1-2 बार कंपटीशन में पूछा भी गया है कि गणराज्य क्या है, तो उसमें कई तरह के विकल्प 4 विकल्प रहते हैं। उसमें जो होगा कि उसमें जो है कि जो ये होगा कि भारतीय शासक वंशानुगत नहीं होगा, ये गलत होगा। जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा वही शासन करेगा, वंशानुगत शासन नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो उसमें स्पष्ट होगा वंशानुगत शासन नहीं होंगे। अब ये स्वरूप हो गया समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम आते हैं उद्देश्य पर, जिसमें उसमें हमारे अब ऐसा करने से किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जो प्रस्तावना है, जैसे संपूर्ण प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है, इसके करने से भारतीय संविधान की प्रस्तावना से किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, जैसे न्याय, स्वतंत्रता,
समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व। अब न्याय की बात आती है, तो न्याय की बात में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 3 न्याय, ये इम्पोर्टेंट है। 3 न्याय की बात भारत प्रस्तावना करता है। पीसीएस में पूछा भी गया है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है कि भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो आप 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक, समाजवाद हम बताए हैं, सब मिले जुले रहें। आर्थिक रूप से सभी को कमाने की छूट है। राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक रूप में या राजनीतिक सक्रियता के लिए सभी स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में हम आगे आपको स्वतंत्रता के विषय में डिटेल से बताएंगे। समता, भारत आगे समता की बात आई है, हमारे समानता के अधिकार हैं। स्वतंत्रता के विषय में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। व्यक्ति की गरिमा, हमारा अनुच्छेद 21 इस सब व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है। राष्ट्र की एकता, अखंडता से संबंधित उसमें मिलेंगे। बंधुत्व की भावना, ये सब चीज़ हमारे प्रस्तावना में है। तो कहने का मतलब हम भारत के लोग की बात आ गई। संपूर्ण प्रबंध संबंध आप समझ गए, समाजवादी समझ गए, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 3 चीज़, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब उद्देश्य के संबंधित कुछ और पहलू भी हैं जो पूछे जाते हैं, वो आप सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो जैसे सबसे पहले बात कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ध्यान देने मुख्य बिंदु है। इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आवश्यक समझें लिख भी सकते हैं, वीडियो रोक के आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहले बेरूबाड़ी संघ मामले 1960, बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, इसलिए बदला नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद केशवानंद भारती मामला 1973, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब दोनों में आप कंपैरिजन करके देखेंगे। बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ध्यान देने की बात है। बेरूबाड़ी मामला 1960 याद कर लीजिए, केशवानंद भारती मामला 1973 याद कर लीजिए। और कभी कभी पूछा जाता है कि मूल ढांचे की बात किस बात में किया गया है। यह कई बार पूछा जा चुका है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो केशवानंद भारती मामला 1973। अब हमारे प्रस्तावना से संबंधित कुछ और अमेंडमेंट जो हुए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब केशवानंद भारती मामले में क्लियर हो गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो 42वें संविधान संशोधन एक्ट 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किए गए हैं? सिर्फ 1 बार। आपको 1 बार याद रखना है। और कुछ कोटेशन हैं जो कि प्रस्तावना संबंधित पूछे जाते हैं। स्पेशली यह क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। सब नंबर 1 आप नोट कर लीजिए। यानी पालकीवाला, इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा है। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, यानी पालकीवाला ने। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पर अब एक चीज़ और आता है कि कहीं कहीं लोग कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और कहीं कहीं मूल अधिकार में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है।
तो इसमें ध्यान देने की चीज़ यह है कि जब क्वेश्चन पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की कुंजी क्या है, तब उसमें आप लाएंगे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। लेकिन यदि पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप मूल अधिकार या 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने कहा है। दोनों में अंतर है। यदि अंबेडकर का नाम लेता है तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर जाएंगे, नहीं तो आप प्रस्तावना को हल करेंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। अब आप जान लीजिए, प्रस्तावना या आदर्श है, संविधान लागू करने का जो लक्ष्य है, जो आदर्श है, वही है। ये विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और न उसकी शक्तियों को प्रतिबंध लगा सकता है। यह गैर न्यायिक है। इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, उस तरह से यह न्यायिक नहीं है, यह गैर न्यायिक है। इसकी व्यवस्था में न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अब हम अपने प्रस्तावना के विषय में लगभग आपको सब चीज़ बता चुके हैं। हमको ध्यान देने की बात यह है कि जैसे 13 दिसंबर 1949 उद्देश्य प्रस्ताव, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 जो उसमें लिखा गया है। लेकिन कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। अभी हम अपने तिथि संबंधित एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो संविधान में जितनी तिथि हैं, जिससे आपको एक जगह रहेगा तो आपको आसानी होगी। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को भारतीय प्रस्तावना को जो है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। अब हमको जो शब्द हैं वो क्रमबद्ध याद हों। समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व, और अंत में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ये हूबहू अंगीकृत सबसे पहले है, फिर अधिनियमित है, फिर आत्मर्पित है। बेरूबाड़ी मामले 1960, जिसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवनाथ भारती मामले 73, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। पालकीवाला का कथन, अल्लादे कृष्ण अय्यर का कथन, के एन मुंशी का कथन। अगर इतना आप याद किए हैं और उसके साथ आप समझ गए हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, समाजवाद का, पंथनिरपेक्ष का, लोकतांत्रिक गणराज्य का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मुझे अब इसी के साथ हम इस प्रस्तावना को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी थोड़ा सा हम एक लेक्चर के माध्यम से आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना संसाधन बढ़ाएंगे और व्हाइट बोर्ड आदि के माध्यम से आपको जो है कि अपना वीडियो में और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। कुछ मैटर भी लिखित सामग्री के रूप में आपको देंगे। अभी आप 2-3 बार सुन लेंगे या लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, और हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से और अच्छे से आपको करेंगे। फिर उस पर लिखेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आसानी होगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे जो है क्या कहते हैं कि हमारा जो वीडियो होगा वो आपको आसानी से पहुंच जाएगा। हम जीएस के पूरे पार्ट कवर करने का प्रयास करेंगे। अब प्रस्तावना हमारा जो है कि भारतीय संविधान का पहला वीडियो है, आपको पसंद आया होगा। और मैं अगला वीडियो जैसे 1-2 दिन में तैयार करेंगे हम आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद।